हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स इन शॉर्ट एंड इजी वे। जहां हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था धारा का चुंबकीय प्रभाव, जहां हमने पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का एक एरिया होता है जिसके अंदर कोई दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक एलिमेंट आएगा तो उस पर फोर्स जनरेट करेगा। फिर हमने बात की थी कि किसी भी वायर के कारण कैसे धारा उत्पन्न होती है। तो ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से हमने वो सीखा था कि किसी भी वायर के कारण धारा कैसे उत्पन्न होती है। फिर उस धारा का मैग्नीट्यूड कितना होता है, परिमाण कितना होता है, उस पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा करंट होती है उतना ही ज्यादा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसके बारे में जानकारी दी थी बायो सावर्ट साहब ने। तो हम बायो सावर्ट का नियम ने हमने लगभग पिछले लेक्चर के अंदर पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस करेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि जो किसी भी करंट कैरिंग वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस मैग्नेटिक करंट कैरिंग वायर के कारण एक छोटे से टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है जो थीटा एंगल और r दूरी पर है। तो कितना होता है, धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आइडियल के साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दूरी के इनवर्सली। इसके बाद हमने पढ़ा था कि टोटल फॉर्मूला क्या आता है, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमने इसका फॉर्मूला पढ़ लिया था, जहां पर म्यू नॉट का मान आता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट थी वो हमने पढ़ी थी टेस्ला, और एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गाउस भी होती है। वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसकी एक यूनिट होती है। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया था। फिर इसके बाद में हम पढ़ रहे थे कि किसी भी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आती है, करंट कैरिंग वायर के कारण। तो उसके लिए हमने क्या देखा था, इसका वेक्टर फॉर्म देखा था। इसका वेक्टर फॉर्म क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड जो फॉर्मूला होता है इसका वेक्टर फॉर्म होता है आईडीएल क्रॉस आर क्यूब। ये हमने लिखा था। तो यहां से हमने एक चीज सीखी थी कि जो आईडीएल होता है और आर होता है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी है, तो जो रिजल्टेंट होता है, जो परिणामी होता है, रिजल्टेंट होता है, वो रिजल्टेंट ना तो ए की दिशा में होता है ना बी की डायरेक्शन में होता है। ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि आर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है ए के और आर परपेंडिकुलर होता है बी के। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होगा आईडीएल के, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा किसके, आर के। ये दोनों के लंबवत होगा। आर क्या था, दूरी, यानी कि दूरी के भी लंबवत होता है और आईडीएल के भी परपेंडिकुलर होता है। फिर हमने बात की थी कि अगर वायर अगर स्ट्रेट होगा, वायर स्ट्रेट यानी कि धारा अगर सीधी होगी, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा सर्कुलर, यानी कि वृत्ताकार। अगर वायर सीधा होता है तो अंगूठे में पकड़ के घुमाते हैं तो अंगुलियां बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। और फिर अगर करंट अगर सर्कुलर होती है, करंट अगर सर्कुलर होती है, करंट अगर सर्कुलर होती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में बोला जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पर स्ट्रेट लाइन में होता है। अगर करंट सर्कुलर होगी तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा वाला ऊपर की तरफ होगा। इसके बारे में ही हम बात कर रहे थे, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो आओ एक बार थोड़ा सा एक दो पॉइंट और देख लेते हैं उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड। फिर हम आगे चलते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि अगर किसी वायर के अंदर धारा कैसे बह रही है, नीचे की तरफ धारा बह रही है किसी वायर के अंदर, तो उस वायर के कारण इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। तो हमने क्या कहा था, अंगूठे को ले जाओ धारा की दिशा में, अंगूठे को धारा की दिशा में, अंगुलियों की दिशा किसको बताएगी, पॉइंट की डायरेक्शन को। तो देखो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में जाएगा, अंगुलियां पॉइंट की डायरेक्शन में, और हथेली किसको बताएगी, हथेली बताती है, तो पाम बताती है, वो बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। यानी कि अंगूठा नीचे, पॉइंट इधर, तो बाहर की तरफ वाला,
बाहर की तरफ वाला यानी कि डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड, और इधर की तरफ क्या होगा, अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां पॉइंट की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाला। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा अंदर वाला। देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया था ना, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाला के लिए बोला जाए तो माइनस के, अंदर वाला बोला जाए तो माइनस के, और बाहर वाला बोला जाए तो प्लस के। ऐसा होता है। प्लस के का मतलब ये के के अंदर है, धारा किधर है, धारा जे के एफ के अंदर है, पॉइंट है आई के एफ के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है किधर, के एफ के अंदर। तो हमने क्या बोला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, आई के, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है किसके, आर के, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यहां तक हमने बात कर ली थी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। अब आओ बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। जो बायो सावर्ट लॉ था उसके एप्लीकेशन की, तो उसके लिए सबसे पहला जो एप्लीकेशन आता है वो आता है किसी फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण, किसी फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण उससे डी दूरी पर एक अल्फा एंगल और दूसरा बीटा एंगल, जिसके अंदर धारा बह रही है आई, तो उसके कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। तो हम बायो सावर्ट नियम से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, और उसका मान आता है कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। डी इनके बीच की दूरी, अल्फा एक सिरे से इसकी दूरी, दो एंगल, और बीटा क्या होता है, दूसरी तरफ का एंगल होता है। इस पॉइंट से एक तरफ का एंगल, दूसरी तरफ का एंगल, ये होता है साइन बीटा और साइन बीटा, बीटा और अल्फा। ये होता है किसी भी स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अगर ये स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट का हो, इनफाइनाइट लेंथ का हो, अनंत लंबाई का हो, तो अनंत लंबाई के वायर के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा। देखो अगर अनंत लंबाई का वायर होगा तो उससे डी दूरी पर मैं पॉइंट मानता हूं, इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो अनंत का मतलब इस सिरे का कोई अंत नहीं है, ये जाता जाएगा अनंत तक चला जाएगा, और ये वाला भी अनंत तक चला जाएगा। तो इस बिंदु को अगर मैं मिलाना चाहूंगा तो अनंत का मतलब अनंत एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है, अनंत एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होता है, जिसका मतलब अगर हम बोले कि पैरेलल अगर मैं पॉइंट मान लेता हूं तो अनंत को, और ये दोनों कहां पर जाने के मिलेगी, अनंत को। तो अनंत एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि मेरी दोनों हथेलियां हैं, ये अगर स्ट्रेट है तो ये एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, इनफाइनाइट पर जाके मिलेगी, इनफाइनाइट पर जाके मिलेगी। तो अनंत क्या है, एक रिलेटिव प्रॉपर्टी आती है, इनफाइनाइट। तो इसके लिए ये जो पॉइंट होगा ये 90 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि हम मानते हैं कि अनंत पर है और ये बिंदु अनंत पर जाके मिलेगा, यानी कि स्ट्रेट हो जाएगा। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। अल्फा जो एंगल होगा उसका मान है 90, तो साइन 90 प्लस साइन बीटा का मान भी है 90, तो इसका मान भी आ गया 90। तो b का मान यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू 90 का मान 1 प्लस 1 यानी कि 2, यानी कि टोटल आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये आ जाता है किसी भी स्ट्रेट वायर जो होता है इन्फिनिटी लेंथ का, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का मान आ जाता है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। अगर मैं बोलूं कि वायर इन्फिनाइट तो है लेकिन वो एक सिरे से इनफाइनाइट पर है, दूसरे सिरे से इनफाइनाइट पर नहीं है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे फिर, केस सेकंड केस। सेकंड केस में ऐसा है कि इसका एक सिरा तो है वो इसके सामने है, मतलब तार का एक सिरा तो फिक्स है, इसके सामने एक पॉइंट है, और दूसरा सिरा अनंत पर है। दूसरा सिरा कहां पर है इसका, अनंत पर जा रहा है, इसे बोलता है हाफ इंफिनिटी है, अर्ध अनंत, अर्ध अनंत। तो देखो एक सिरा तो फिक्स है और दूसरा जा रहा है अनंत पर, तो एक सिरे वाला जो एंगल था बीटा, ये तो कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इसके सामने आ गया,
और जो दूसरा वाला मिलेगा जाके अनंत पर, और अनंत पर 90 डिग्री, यानी एक तो हो गया 0 और एक हो गया 90। तो यहां से इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। एक अगर 0 हो जाएगा और दूसरा 90 हो जाएगा तो उसका मान हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। तो ये आता है अर्ध अनंत तार। जैसे कि किसी भी पॉइंट, जैसे कि मैं मान सकता हूं, इसके एग्जांपल आगे आपको बहुत मिलने वाले हैं। एक एग्जांपल ऐसा मान सकते हैं, इस पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये वाला पॉइंट सर्कुलर पाथ है और ये स्ट्रेट वायर है जो अनंत से आ रहा है, एक अनंत से आता हुआ वायर है। तो उसके लिए देखो ये विशेष अर्ध अनंत वाली सिचुएशन ही लगेगी, इसके कारण एक एंगल 0 का रहेगा, दूसरा एंगल 90 वाला रहेगा, तो उसका जरूरत वहां पर पड़ेगी। फिर इसके बाद में अगर मैं केस थर्ड की बात करता हूं, केस थर्ड में क्या होगा, मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट यहां पर नहीं, थोड़ा सा ऊपर मान लेता हूं, तो यहां से ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा या थीटा कुछ भी मान लो, और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, अगर ये अनंत पर जा रहा है तो दूसरा एंगल 90 आ जाएगा डी दूरी पर। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ये तो फॉर्मूला हो गया जनरल, साइन थीटा का मान साइन थीटा प्लस साइन 90 का मान 1, तो 1 प्लस साइन 90 प्लस थीटा, ये आ जाएगा। इसके कारण ये भी एक अर्धअनंत टाइप का ही हो गया। ये एक विशेष प्रकार का होता है, ये नॉर्मल अर्धअनंत बोला जाता है। विशेष प्रकार का मतलब बोले जाए तो एक एंगल थीटा वो 0 और दूसरा एंगल 90 डिग्री। तो ये स्पेशल प्रकार का अर्धअनंत होता है, ये नॉर्मल अर्धअनंत बोला जाता है। तो ये आते हैं किसी भी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले। स्ट्रेट वायर के कारण जो फाइनाइट लेंथ का है, उसके कारण जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बनता है वो यही बनता है कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस बीटा। इसी से पूरे फॉर्मूले बन जाते हैं। अब आओ इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक दो क्वेश्चंस की बात करते हैं कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना आएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि एक इक्विट्रायंगल है, इक्विट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, ए मान लो तीनों का मान, उसके कारण उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है। तीनों वायरों के अंदर, 3 वायर जोड़े गए, तीनों वायरों के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके किसी भी एक कॉर्नर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मान निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो अगर किसी एक पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मान निकालना है, किसी भी एक पॉइंट पर, अगर मैं ऊपर वाले के लिए बोलूं तो उसके लिए फिर थोड़ा सा समझने में डायग्राम में आसानी हो जाएगी। इस वाले पॉइंट के लिए मान लो, तीनों एक ही बात है, किसी पर भी निकालो। तो देखो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस वाले पॉइंट के लिए ये वायर क्या हो गया रे? अरे किसी वायर और इस वायर के अलोंग ही कोई पॉइंट हो तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0। याद करो शुरू के अंदर हमने बताया था कि तो धारावाही तार की अक्ष पर ही हम कोई पॉइंट लेते हैं तो साइन थीटा का मान 90 है, साइन थीटा का मान 0 और 180, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0 वाला होता है। तो किसी भी वायर की एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट हो, वायर की एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट हो तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? 0 आएगा। इसके कारण ऐसा इसके साथ हो रहा है, इस वायर की एक्सिस पर भी तो एक पॉइंट है तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 आ जाएगा। यानी इस पॉइंट के कारण, इन दो के कारण तो कितना हो गया? 0 हो गया। अगर मैं पॉइंट ये मानता तो ये वाला पॉइंट इसके लिए एक्सिस हो गया तो इसका 0 हो जाता और इसका 0 हो जाता। अगर पॉइंट ये मानता इसका 0, इसका 0, इसके कारण फाइनल आता। अब देखो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो इन दो के कारण 0 हो गया। अब वो आएगा जो किसके कारण आएगा? इस वाले वायर के कारण आएगा, इस टुकड़े के कारण आएगा। इस टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा जिसकी लंबाई कितनी? a लंबाई है। इससे जो पॉइंट मानते हैं उसके बीच की दूरी कितनी आएगी?
किसी वायर है जिसकी लेंथ है कितनी ए, इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मिड पॉइंट से दूरी कितनी होगी। देखो अगर ये वाली दूरी है ए, ये वाली दूरी है a/2, तो ये कितनी हो जाएगी √3a/2। ये a² माइनस a²/4 का √ करोगे तो इसका मान हो जाएगा कितना √3a/2। तो ये वाली दूरी हो गई √3a/2। अब देखो इस पॉइंट से ये वाला एंगल कितना आएगा बीटा, ये वाला एंगल कितना आएगा अल्फा। अच्छा ये देखो ये त्रिभुज है, इक्विलेटरल एंगल का मतलब सारे एंगलों का मान कितना है सेम है, इसका भी मान 60, इसका भी मान 60, इसका भी मान 60, तो इसका मान टोटल मान कितना है 60 है। 60 के अगर मैं मिड पॉइंट पर एक लाइन खींचूं तो ये वाला एंगल कितना आएगा 30 का, ये वाला एंगल कितने का रह जाएगा 30 का, तो ये वाला एंगल अल्फा का मान कितना रहेगा 30। अरे ये ऐसा ही तो है, मैंने इसको यूं कर दिया, इसको यूं कर दिया, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। इस पॉइंट से एक एंगल हो गया 30 डिग्री का और दूसरा एंगल हो गया कितने का, वो भी 30 डिग्री का हो गया। ऐसा हो गया। अब इसके कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है μ0I/4πd sin अल्फा प्लस sin बीटा हो जाता है। μ0I/4πd, अल्फा का मान है 30, 1/2 sin 30 और बीटा का मान भी है sin 30। लेकिन ये d कितनी है, देखो d है √3a/2, तो d का मान आ जाएगा √3a/2, 2 से गया 2, तो यहाँ बच गया μ0I/2√3, इसको काट दीजिए आपको 2 √3, 2√3πa ब्रैकेट sin 30 का मान 1/2, sin 30 का मान 1/2, 1/2, 1/2 1, यानी कि μ0I/2√3πa, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का मान। इस पॉइंट के ऊपर किसी भी मतलब कि ट्रायंगल के किसी भी कॉर्नर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या आ जाएगा μ0I/2√3πa। अगर मैं बोलूं ये तो मान लिया एक क्वेश्चन हो गया, अगर इसके सेंटर पॉइंट पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं तो सेंटर पॉइंट, अच्छा इसकी डायरेक्शन किधर होगी, देखो करंट जा रही है इधर, पॉइंट है ऊपर की तरफ, तो डायरेक्शन किधर आ जाएगी माइनस के की तरफ आ जाएगी, डायरेक्शन लिखना चाहे तो। अच्छा अगर इसका सेकंड पार्ट में करना चाहूं, सेकंड पार्ट मैंने मान लिया कि एट ए सेंटर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी, सेंटर पॉइंट के लिए बी का मान कितना होगा, सेंटर वाले पॉइंट के लिए बी का मान कितना होगा, तो आओ सेंटर वाले पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का मान निकालते हैं। तो देखो इस सेंटर वाले पॉइंट के लिए इसकी बीच की दूरी कितनी होगी, ये होगी यहां से यहां तक की एक वायर। अगर मैं इस वायर की बात करूं, नीचे वाले वायर की बात करूं, तो उससे दूरी हो गई ये कितनी होती है, अगर ये होती है, देखो ये वाला एंगल होता है 30 डिग्री का, पूरा 60 का होता है तो बीच से 30 का आता है, तो ये दूरी a/2 है बीच वाले पॉइंट की, a/2, ये हो गया एंगल 30, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ tan 30 = इसको अगर मैं x मानता हूँ x/a/2, tan 30 का मान 1/√3x a/2, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा a/2√3, यानी ये दूरी कितनी आ जाएगी a/2√3 आ जाएगी। ठीक है, इस दूरी पर पॉइंट है बीच, सेंटर पॉइंट, इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो इस वायर के लिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उसके बीच पॉइंट से दूरी तो आ गई a/√3। निकालने के लिए हमें एक चीज की क्या जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी एंगल्स की, θ1 यानी α1 और α2 की, या अल्फा और बीटा की। तो देखो इस पॉइंट से ये बन रहा है त्रिभुज,
त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है वो 180। तो ये 30 है, ये वाला भी 30 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 120 का। उस 120 का आधा पार्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60, ये भी हो जाएगा 60। यानी कि ये वायर कैसा हो गया? अगर मैं इस त्रिभुज को ऐसे घुमा के देखूं तो ये एक ऐसा वायर हो गया। इस वायर से a/2√3 दूरी पर एक पॉइंट है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक एंगल है 60 डिग्री का, दूसरा एंगल भी है 60 डिग्री का। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2 या sin अल्फा प्लस बीटा मान लो। तो देखो μ0I/4π d का मान कितना है? a/2√3 इंटू साइन अल्फा का मान 60, साइन 60 का मान √3/2, साइन बीटा का मान भी 60 यानी कि 3/2 आ गया। 2 से ये 2 बार गया, √3 ऊपर जाएगा और ये 2 चलो अभी काटो मत, 2√3 ऊपर चला जाएगा। तो 2√3 μ0I/4πa √3/2 कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। देखो इससे यहाँ काटोगे 2 बार, √3 को गुणा करोगे तो 3 μ0I/2πa ये आ जाएगा एक वायर के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ऐसा ही वायर एक ये भी बन रहा है, इससे भी ये भी दूरी a/2 एंगल 30, तो ये वाली दूरी भी a/2√3। इससे ये एंगल 30 डिग्री का, ये एंगल 30 डिग्री का, तो ये वाला हो गया 60 का, ये वाला भी हो गया 60 का। सेम ऐसा का ऐसा वायर बन रहा है। सेम ऐसा वायर भी ये बनेगा, इससे भी दूरी सेम रहेगी, एंगल 60 और एंगल 60, मतलब सेम ऐसे प्रकार के 3 वायरों के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। देखो इस वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इस वाले वायर के कारण भी अंदर की तरफ और इस वाले वायर के कारण भी अंदर की तरफ, यानी तीनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो तीनों की डायरेक्शन सेम है, तो B1 प्लस B2 प्लस B3 यानी कि तीनों के कारण 3B हो जाएगा। और 3B कितना हो जाएगा? 3 × 3 μ0I/2πa ये हो जाएगा 9 μ0I/2πa। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड का मान। टोटल मैग्नेटिक फील्ड का मान आ जाएगा सेंटर वाले पॉइंट के लिए इतना। अब अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन की ओर, अगर एक ऐसा पॉइंट मान लेता हूं मैं, एक ऐसा पॉइंट मान लिया मैंने, इस पॉइंट से इसकी दूरी मान ली मैंने r और ये वाली दूरी मान ली मैंने r। ये यहां पर खत्म है, इसके कारण धारा है I और इसके कारण भी धारा है I धारा यहां से होती हुई यहां आ रही। एक बैंड वायर है, इधर अनंत से आ रहा है और अनंत की तरफ जा रहा है। एक बैंड वायर है, अनंत से आ रहा है और अनंत की तरफ जा रहा है। तो इसके कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना आएगा वो हमें निकालना है। तो सुनो, इस वायर के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमें क्या जरूरत पड़ती है? वायर से पॉइंट की लंबवत दूरी, वायर से पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता है r, पहली चीज। दूसरी चीज हमें चाहिए होती है क्या मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए? μ0I/4πd साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यानी कि अल्फा का दुर्त होगा और बीटा का दुर्त होगा। तो देखो ये वायर है, इस वायर के कारण एक बिंदु तो यहां पर आके मिल जाएगा और अनंत वाला अनंत पर जाकर के मिल जाएगा। देखो अगर ये वाली दूरी r है, ये वाली दूरी भी r दे रखी, ये r है, ये r है, तो ये कितनी होगी? √2r, यानी कि एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री का। और ये r है, ये r है, तो tan थीटा का मान 1, यानी कि एंगल हो गया कितना? 45 डिग्री का। ये 45 का, ये 90 का, तो ये वाला एंगल कितना का हुआ? ये भी हो गया
45 डिग्री का, यानी कि एक अल्फा का मान आ गया 45, बीटा का मान आ गया 90। अब हमारे पास में टोटल पूरे एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई, अगर मैं वायर इसको 1 बोलूं इसको 2 बोलूं तो 1 के कारण म्यू नॉट आई 4 पाई आर साइन अल्फा यानी 45 साइन 45 प्लस साइन 90, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस 1। तो अगर इसको लिखोगे तुम म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर √2, इसका एलसीएम लोगे तो 1 प्लस √2, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 √2 पाई आर 1 प्लस √2, ये आ जाएगा V1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो कुछ ऐसा सिनेरियो इसके साथ भी है, इसके लिए दूरी r, ये वाला एंगल 45 और ये वाला एंगल अनंत पे जाके मिलेगा वो 90, यानी सेम ऐसा ही वायर है। तो B1 = B2 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, दोनों के बराबर जोड़ के बराबर आ जाएगा, यानी कि 2 के इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना जाएगा म्यू नॉट आई 2√2 पाई आर 1 प्लस √2, ये आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा डायरेक्शन किधर है, देखो धारा जा रही है इधर, पॉइंट है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाला, धारा जा रही है इधर की तरफ, पॉइंट है इधर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जाता हुआ, यानी कि के की दिशा के अंदर, और दोनों एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में तो जुड़ जाएंगे उसके मान। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, स्ट्रेट वायर। अब हम बात करते हैं अगर किसी कोयल के कारण, करंट कैरिंग कोयल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मान, धारावाही कुंडली के कारण करंट कैरिंग कोयल, धारावाही कुंडली के कारण, जैसे कि एक धारावाही कुंडली है जिसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारावाही कुंडली के कारण उसके सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना आएगा, उसके केंद्रीय बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना आएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, केंद्र के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का मान निकालना है। तो देखो बायो सावर्ट ने क्या कहा था कि किसी भी धारावाही अनुपात, जैसे कि मैं मान लेता हूं ये धारा इधर बह रही है, तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा मान लिया, ये आईडिया है। इस छोटे से टुकड़े का सेंटर पर, सेंटर कितनी दूरी पर होगा, इस कोयल की रेडियस के बराबर। अगर इसको बड़ा बनाना चाहूं मैं, ये पॉइंट है, अगर इसके अंदर धारा ऐसे बह रही है तो छोटे से टुकड़े के कारण इस सेंटर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड r दूरी पर होगा, उस पर कितना आया, देखो छोटे से टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है म्यू नॉट आई dl sin थीटा अपॉन 4 पाई r² आता है, बायो सावर्ट नियम से ये आता है। अगर ये छोटा सा टुकड़ा है और देखो इस छोटे से टुकड़े की इस रेडियस से जो एंगल होगा इस पॉइंट से छोटे से टुकड़े का, वो एंगल कितने का बनेगा 90 का बनेगा। अगर एक छोटा सा टुकड़ा लोगे तो वो रेडियस से परपेंडिकुलर ही होगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि साइन थीटा जो था करंट कैरिंग वायर से जो एंगल था वही तो था साइन थीटा। अरे करंट कैरिंग वायर से जो r बिंदु के बीच का एंगल था वो तो साइन थीटा, तो ये r बिंदु के बीच की दूरी है, जो एंगल आ गया वो आ गया साइन थीटा, यानी कि म्यू नॉट आई dl साइन थीटा 90 अपॉन 4 पाई r²। तो छोटे से टुकड़े के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो आ गया म्यू नॉट आई dl 4 पाई r²। अच्छा इस आई जो dl लंबाई का छोटा सा टुकड़ा है उसके कारण इतना आ गया। तो इस पूरे के अंदर छोटे 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 dl लंबाई के बहुत सारे अनंत से टुकड़े होंगे, और अनंत टुकड़ों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं समाकलन का यूज करते हैं।
कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 2 पाई आर तक। अरे कितनी दूरी तक है, dl 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 dl, ये छोटे छोटे टुकड़े कितने हैं, इसकी परिधि के बराबर, परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 बाई आर स्क्वायर, dl का मान हो गया 2 पाई आर। अरे dl के कारण इतना होता है तो पूरी के कारण कितना होगा, 2 पाई आर से गुणा कर दो, तो 2 पाई से ये गया, r से 1 आ गया, तो b का मान कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल सेंटर पॉइंट पर। ये कहां पर आ गया, सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मान आ गया धारावाही कुंडली के कारण। अगर इस कुंडली के अंदर घेरों की संख्या ज्यादा हो, कुंडली के अंदर घेरों की संख्या n से 1 घेरा है, उसके कारण ऐसा, अगर ऐसा ही 1 घेरा और होता, 2 घेरे होते तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 2 आता, अगर 5 घेरे होते तो 5 गुना आता, अगर n घेरे होते तो n घेरों के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आता, म्यू नॉट n i अपॉन 2r, ये हो जाता n घेरों के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, ये तो आ गया चुंबकीय क्षेत्र पूरी कुंडली के कारण। पूरी कुंडली मतलब बोले तो 2 पाई एंगल, ये 2 पाई एंगल हो गया पूरा, तो 2 पाई एंगल के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर कभी कभी ये किसी ने पूछता है कि छोटा सा चाप होगा, एक छोटे से चाप का एंगल अल्फा होगा, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, क्या पूछता है, पूरी के कारण नहीं, एक छोटा सा चाप देता है अल्फा एंगल का, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। तो देखो, अगर मैं बोलूं कि 2 पाई एंगल के कारण पूरी कुंडली बनती है, तो 2 पाई एंगल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो 1 डिग्री, एक एकांक के लिए कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू 2r। तो फिर अल्फा के लिए कितना आएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r अल्फा अपॉन 2 पाई। अरे 2 पाई के लिए इतना आता है, एकांक के लिए आएगा अपॉन 2 पाई, तो अल्फा के लिए कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r अल्फा अपॉन 2 पाई। अब यहां से एक चीज देखो, अगर अल्फा का मान 2 पाई के बराबर हो गया, यानी कि पूरी की पूरी कॉइल बन गई, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और अगर अल्फा का मान पाई हो गया, यानी कि आधी कुंडली हो गई, तो आधी कुंडली के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, इसका आधा आ जाएगा, यानी कि 4r आ जाएगा। और अगर अल्फा का मान 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड का मान भी 0 हो जाएगा। ये होता है किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के कारण किसी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का मान। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, धन्यवाद।